नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर की यह 5वीं वीडियो है, जिसमें कि हम पिछले एक साल की पूरे करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि रेड सी इज़ बॉर्डर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री। अब लाल सागर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कौन कौन से बॉर्डर के साथ वह कौन कौन से देशों के साथ बॉर्डर लगाता है, ये आपने बताना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पास आपके पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपने बताना है कौन कौन के साथ बॉर्डर लगाता है। तो इजिप्ट के साथ लगाता है, हाँ जी। सूडान के साथ लगाता है, हाँ जी। इथियोपिया के साथ लगाता है, एरिट्रिया के साथ लगाता है, यमन के साथ लगाता है, ये आपने देखना है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपका लाल सागर है, यहाँ आपका गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ किसके बीच में बालाबन अल मंदेब आपको स्ट्रेट देखने को मिलेगा, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ मिलाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सुएज नहर देखने को मिलेगी, कायरो शहर जो इजिप्ट की राजधानी भी है यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ अलेक्जेंड्रिया पोर्ट भी देखने को मिलेगा, ये आपको इजराइल देखने को मिलेगा, ये सिनाई पेनिनसुला आपको देखने को मिलेगा, यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा देखने को मिलेगी। ठीक है जी, इजिप्ट के साथ बॉर्डर लगाता है लाल सागर, और उसके बाद सूडान के साथ बॉर्डर लगाता है, उसके साथ यहाँ सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ बॉर्डर लगता है, यमन के साथ इस साइड से लगता है, इस साइड से गल्फ ऑफ एडन मेनली रहता है। इथियोपिया के साथ नहीं लगता है, इरिट्रिया के साथ लगता है। इथियोपिया फिर बॉर्डर तो नहीं लगाता है क्योंकि यह तो लैंड और कंट्री आ जाती है, वहाँ पे जिबूती आ जाता है क्योंकि। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, यमन, सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर लगाया जाता है। तो यहाँ पर इथियोपिया के साथ बॉर्डर नहीं लगाता है, तो चौथा गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा। तो चलिए करंट अफेयर को शुरू करते हैं। ये शायद न्यूज़ में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो पहला टॉपिक आपका रहता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि यह क्या है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो एक एपेक्स बॉडी देखने को मिलेगी आपको, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार इसको रिकमेंड किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत यह आता है। यह गवर्न की जाती है, पीएम विल बी द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है चेयर्ड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये सीड, ग्रो एंड प्रमोट R&D एंड फोस्टर कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन का काम इसका रहेगा। सेकेंड टॉपिक आपका रहेगा पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में। प्रणाम स्कीम क्या है? प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड द अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ की बात की जा रही है। इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ जितना कम हो सके उतना करना है, इसका रिड्यूस करने का एम रखा गया है। ठीक है जी, विल अडॉप्ट अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र जिनको अडॉप्ट करेंगे वो उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा विद द सब्सिडी। ठीक है जी, इसका मेन फीचर क्या क्या है आप देख सकते हैं कि इसके लिए कोई सेपरेट बजट नहीं है, बस इट विल फाइनेंस्ड बाय द सेविंग ऑफ एक्सिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी अंडर द स्कीम रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। 50% ऑफ द सब्सिडी स्कीम विल बी पास्ड ऑन द स्टेट एंड दैट सेव्स द मनी एज अ ग्रांट आप स्टेट को मिल जाएगी। ठीक है जी, पीएम प्रणाम स्कीम आपको देखने को मिलेगी, फर्टिलाइजर रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। यह कहाँ पे बनाया गया है? तो मार्च 2022 के अंदर यह बिगिन किया गया था। इसमें 4 थीम पार्क देखने को मिलेंगे, मेमोरियल थीम पार्क, मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क एंड एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क देखने को मिलेगा। एम क्या है? डिस्प्लेइंग इंडियाज डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज एंड ऑल्सो हेल्प लोथल एमर्ज एज अ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाया जाएगा। तो गुजरात के अंदर लोथल के अंदर देखने को मिलेगा। तो लोथल की बात जब हम करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमें याद आती है कि ये साउदर्न मोस्ट वेबसाइट में से एक है, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये पोर्ट सिटी आपको देखने को मिलेगी, बिलीव टू बी फ्रॉम द 2200 BC के आसपास, और ये दुनिया का सबसे अर्लीस्ट नोन डॉक आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मैच्योर फेज जो है 2600 से 1900 BCE के आसपास देखने को मिलेगा। इसको हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। 1920 में इसी एक्सकवेशन दयाराम साहनी के द्वारा शुरू की गई थी। ये आपको पता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो ये हमने बात की थी। 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल जो थे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अनाउंस किया था। ठीक है जी, बाकी इसके बारे में क्वेश्चन आपको ऐसा था कि इसका साउदर्न मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और वेस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा थोड़ी बहुत इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में अंदर देखने को मिलेगा, पंजाब के अंदर मोंटेगोमारी के अंदर रावी नदी के किनारे हड़प्पा देखने को मिलेगा।
मोहनजोदाड़ो की जब हम बात करते हैं तो लरखाना पंजाब पाकिस्तान सिंध इलाके के अंदर देखने को मिलेगा, इंडस रिवर के आसपास ही देखने को इसको मिलेगा। सुतकांगेडोर भी बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, दाश्ता रिवर के आसपास है। चहुंदड़ो सिंध पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, इंडस रिवर के आसपास। रंगपुर अहमदाबाद इंडिया के अंदर है आपका, मिदार रिवर के पास मिलने को मिलेगा। कालीबंगन गंगानगर राजस्थान में देखने को मिलेगा और घाघर रिवर के आसपास देखने को मिलेगा। लोथल जो है अहमदाबाद के अंदर है, साबरमती और भोगवा रिवर जो है इसके आसपास से बहती है। बनावली आपको देखने को मिलेगा हिसार के अंदर, हरियाणा, सरस्वती नदी के किनारे है। आमरी सिंध एंड बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, इंडस रिवर के आसपास। और धोलावीरा गुजरात के अंदर है, लूनी रिवर के आसपास देखने को आपको मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में बात किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट की बात है, MSME, ठीक है, इसके मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपको देखने को मिलेगी। KVIC इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको देखने को मिलेगी इसकी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द एंड डेवलप द विलेज इंडस्ट्री थ्रू द कॉमन फैसिलिटी टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन ट्रेनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है जी। तो ये आपको ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में पता लग चुका है। हनी बी बॉक्सेस एंड टूल किट टू बेनिफिशियरी, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा सोशल ट्रेल ब्लेजर प्रोग्राम। ये क्या है? ये है कि हमने इंडियन सोशल एंटरप्राइज के इकोसिस्टम को इवॉल्व करना है, वो उसको नर्चर करना है, तो ये इसका एम है, ठीक है जी। ये प्रमोट करेगा सोशल एंटरप्राइज प्रोग्राम को। फोकस एरिया रहेगा एग्रीकल्चर, ग्रीन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा। की इंसेंटिव क्या है इसमें कि फाइनेंशियल अवार्ड मिलेगा अप टू 25 लाख इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी फंडिंग और 5 लाख तक का फॉर्म ऑफ ग्रांट फंडिंग फॉर टॉप 10 to 12 सिलेक्टेड स्टार्टअप एंड टॉप अप इंसेंटिव मिलेगा 50 लाख तक का फेलो ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम IRMA ICEDS नेटवर्क। ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक आपका GST काउंसिल के बारे में है कि 28% टैक्स जो है GST लगेगा ऑन गेमिंग फर्म के ऊपर। तो ये 50th GST काउंसिल हुई थी, ठीक है जी, तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। उसके अलावा आर्टिकल 246A और आर्टिकल 279A इससे रिलेटेड रहते हैं। आर्टिकल 246A क्या कहता है कि स्टेट है पावर टू टैक्स द गुड्स एंड सर्विसेज। आर्टिकल 246A स्टेट को पावर देता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगा सकते हैं। और आर्टिकल 279A क्या कहता है कि GST काउंसिल टू बी फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द एडमिनिस्ट्रेट एंड गवर्न GST, ठीक है जी। इट्स चेयरमैन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इसके चेयरमैन रहते हैं। तो GST काउंसिल को बनाया किसके आर्टिकल के थ्रू गया था? 279A के तहत बनाया गया था। फ्रांस दुनिया की पहली कंट्री है जिसने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था GST। GST डे हम जुलाई 1 तारीख को मनाते हैं। GST क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, आपको बाकी पता है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं, वयो अभ्युदय योजना नाम से ही पता लग रहा है, इसमें एल्डरली लोगों के लिए कुछ एम्पावर करने की कुछ स्कीम होगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखने को मिलेगी, ठीक है जी। इसमें एक क्रिएट अ सोसाइटी वेयर सीनियर सिटीजन एक हेल्दी हैप्पी एंड एम्पावर्ड लाइफ जी सके, उसके लिए यह बनाया गया है। 2 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे आपको, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन देखने को मिलेगा। 5 स्कीम हैव बीन लॉन्च अंडर दिस अम्ब्रेला स्कीम, ठीक है। पोषण अभियान फॉर एल्डरली, लाइवलीहुड एंड स्किलिंग इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन, scheme on promoting silver economy, awareness generation and capacity building and channelizing CSR fund for elderly care, ये आपका रहेगा। उसके अलावा अब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की बात चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है 2014 के अंदर ये शुरुआत की गई थी, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च टू मेक इंडिया ODF फ्री बाय 2019, ठीक है जी। 2015 के अंदर अमृत लॉन्च किया गया था इन 500 सिटीज टू प्रोवाइड बेसिक सिविक एमिनिटीज इन अर्बन एरियाज। 2019 के अंदर इन इंडियाज अचीव 100% ODF फ्री स्टेटस एंड 2021 के अंदर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एंड अमृत 2.0 लाया गया था, जिसमें कि हम 100% गार्बेज फ्री सिटीज़ बनाएंगे एंड इंश्योर करेंगे 100% वाटर सप्लाई को। तो स्वच्छ भारत मिशन का एक रोड मैप आपको देखने को मिला। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सागर संपर्क,
ठीक है जी। सागर संपर्क क्या है, तो श्री जो सरबंदा सोनोवाल इनोग्रेट किया उन्होंने सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम सेक्टर। ठीक है जी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। GNSS जो है आपका है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है जी, इसको करेक्ट द एरर एंड इनएक्यूरेसी इन द दिस एंड प्रोवाइड द मोर एक्यूरेट पोजिशनिंग इन्फॉर्मेशन के लिए यह किया गया है। IMO, सोलास एंड IALA इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। IMO आपको पता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एग्रीमेंट इन 1948 में हुआ था। ठीक है जी, हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस में 1958 को यह आया था एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN देखने को मिलेगा। सोलास की बात करें तो सोलास एक रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ मर्चेंट शिप्स एंड इट फर्स्ट केम इन 1914 आफ्टर द फेमस टाइटैनिक इंसिडेंट। थर्ड आपका IALA देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज इन द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1957। नेक्स्ट टॉपिक की और बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फेम इंडिया स्कीम। अब यह क्या है, तो फेम इंडिया स्कीम आपका फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, इसका फेज़ 2 जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के तहत ये आता है। बेनिफिट क्या है कि हेल्प इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सार्क और बिम्स्टेक के बीच में डिफरेंस क्या है कि देखो, सार्क जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया की बात करता है। बिम्स्टेक साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की बात करता है। ये 1985 में बनाया गया था इन द कोल्ड वॉर एरिया। ये 1997 के अंदर बनाया गया था पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद। ठीक है जी, कंट्रीज सफर फ्रॉम मिसट्रस्ट एंड सस्पिशन और इसमें मेंबर्स मेंटेन रीजनेबल फ्रेंडली रिलेशंस और एसिमेट्रिक पावर बैलेंस देखने को मिलेगा। इसमें बैलेंसिंग ऑफ पावर है। ठीक है, इंटर रीजनल ट्रेड ओनली 5% है, इसमें 6% के आसपास देखने को मिलेगा। सफ़र ये रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से होता है, इसमें कोई ऐसा सफरिंग का काम नहीं है। बिम्स्टेक देखने को मिलेगा आपको, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मालदीव, यहाँ पे मालदीव है, लेकिन श्रीलंका है और इस तरह की साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री और साउथ एशिया कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो सार्क है, सार्क के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी इंक्लूडेड हैं, बाकी इस साइड की साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट एशिया समिट की बात की जा रही है कि आउटस्टैंडिंग इशू जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है जी, उन्होंने अलॉन्ग LAC विद चाइना टॉप डिप्लोमेट वांग ली के साथ किए हैं। एशिया में की बात करें तो 2005 के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी 18 रीजनल लीडर्स फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए अंदर फोरम बनाया गया था। 6 प्रायोरिटी एरिया इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इशू एंड पैंडेमिक डिसीजेज, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आसियान जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में। मेंबरशिप की बात करें तो आसियान एंड 8 कंट्रीज नेमली ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड रशिया एंड USA इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और जो ये मीटिंग है एनुअली होती है और आसियान मेंबर के थ्रू हेड की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर भारत का रैंक जो रहा है 67th रहा है। स्वीडन हमेशा टॉप पे ऊपर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यह जो आपको पास रिपोर्ट देखने को मिलेगी। ओनली 41 कंट्रीज हैव मेड द स्टडी प्रोग्रेस इन द पास्ट डिकेड। ठीक है जी, स्वीडन टॉप रहा है, डेनमार्क उसके बाद, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड इन टॉप 5 एंड ग्लोबल एवरेज इट स्कोर जो है इंक्रीज बाय 10% सिंस 2014। ठीक है जी, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, एनुअल रैंकिंग दी जाती है और इंडिया का रैंक 67 है, ये आपको पता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वॉश प्रैक्टिस क्या है इसके बारे में बात की जा रही है कि अनसेफ वॉश बिहाइंड 395,000 डेथ्स जो है ऑल चिल्ड्रन की अंडर 5 इन 2019 हुई, WHO की रिपोर्ट कहती है। वॉश क्या है पहले इसके बारे में देखना। वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन की बात की जाती है इसमें। ठीक है जी, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो ये आपको पता लग गया है, जैसे डायरिया और एट्सेट्रा एट्सेट्रा ऐसी बीमारी हो जाती है जिस वजह से छोटे छोटे बच्चों की के लिए हानिकारक रहती है। ठीक है जी, तो वॉश प्रैक्टिसेस है। वॉश जो है आपका SDG लिंक इसके साथ देखने को मिलेगा, गोल 3, गोल 6, गोल 12 और गोल 13। SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको कहा जाता है। इसमें आपको 17 गोल टोटली देखने को मिलेंगे। गोल 3 मतलब गुड हेल्थ एंड वेलबींग विच से रिलेटेड रहता है। गोल 6 मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन देखने को मिलता है। गोल 12 मतलब आपके पास रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन रहता है। क्लाइमेट एक्शन आपका गोल 13 इसके तहत ही आते हैं। चारों के चारों गोल अंडर द वॉश प्रैक्टिसेस।
नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एक तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर किया जाता है, और एक है यह नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये नीति आयोग जो है इसको प्रस्तुत करती है। ठीक है जी, ये एल्काई फोस्टर मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ओके। बेसलाइन रिपोर्ट ऑफ एमपीआई इज बेस्ड ऑन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर कंडक्टेड ड्यूरिंग द 2015-16 ये रहता है। ठीक है, इसके कुछ पी पैरामीटर देखने को मिलेंगे, किस बिहाफ के ऊपर होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है भूमि सम्मान अवार्ड। तो भूमि सम्मान अवार्ड की जब हम बात करते हैं तो ये जो है परफॉर्मेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP के तहत है। मध्य प्रदेश ने इसमें फर्स्ट पोजीशन जो है सिक्योर की है। ठीक है जी, इस सेंटर स्टेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल देखने को मिलेगा, भूमि सम्मान अवार्ड DILRM। इसकी बात करें DILRM की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखने को मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत। ठीक है जी, इसमें क्या बिल्ड करना है अपॉन द कम्युनिटी दैट एग्जिस्ट इन द एरिया इन द लैंड रिकॉर्ड इन वेरियस स्टेट्स। ओके, मेजर कंपोनेंट देखने को मिलेंगे कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, सर्वे रिसर्वे एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है इसमें और बॉटम स्टेट में सिक्किम रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कौन सा है, इसकी रिपोर्ट जारी की गई तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आता है। ठीक है जी, ये हेनली एंड पार्टनर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट कंट्री के पासपोर्ट की स्ट्रेंथ एंड उसकी वैल्यू को मेजर किया जाता है, उनको ग्लोबल रैंक दी जाती है। 199 पासपोर्ट देखने को मिलेंगे एंड 227 डायरेक्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इस इंडेक्स के अंदर। ओके, और इसमें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डाटा इस्तेमाल किया जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है जी, तो दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है सिंगापुर का पासपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसने कि वर्ल्ड में टॉप किया है। इसमें वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है 192 ग्लोबल डेस्टिनेशन के अंदर। और 3 यूरोपियन कंट्री जर्मनी, इटली एंड स्पेन इनमें सेकंड रैंक शेयर किया है ऑन दिस लिस्ट। एंड जापान द प्रीवियस टॉप रैंक होल्डर था जो स्लिप डाउन टू द थर्ड रैंक के ऊपर जापान आ चुका है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का 80वां रैंक है 2023 के अंदर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टअप की रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होती है उसकी बात करें। आपको पता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न आपको स्टार्टअप इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। स्टार्टअप से रिलेटेड टर्म है डेकाकॉन, यूनिकॉर्न, गैजल्स एंड चीता क्या होते हैं। डेकाकॉन क्या होता है, जिसकी वैल्यूएशन ओवर $10 बिलियन होती है। यूनिकॉर्न क्या होता है, स्टार्टअप होता है फाउंडर आफ्टर 2000 के बाद और जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के आसपास होती है। गैजल्स की बात करें मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न इन द नेक्स्ट 3 years। एंड चीता की बात करें जो कि कुड गो यूनिकॉर्न इन नेक्स्ट 5 years। स्टार्टअप इंडिया स्कीम की बात करें तो 16 जनवरी 2016 ईस्वी को यह क्या बोलते हैं लॉन्च की गई थी 2016 के अंदर 16 जनवरी को। प्रमोट एंड सपोर्ट करना है स्टार्टअप को इन इंडिया विद द बैंक फाइनेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसके तहत ये स्कीम थी। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी क्या है, ये एस्टैब्लिश किया गया था ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट ऑफ UNFCCC। ठीक है जी, जिसमें कि हम प्लेनेट मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसको टैकल करेंगे, उसके बाद की बात की जा रही थी। ठीक है जी, उसमें आपको देखने को मिलेगा 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन एनवायरमेंटल कन्वेंशन देखने को मिलेगा। मीनामाता कन्वेंशन मरकरी के ऊपर हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के ऊपर यूपीज़ के ऊपर हुआ था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कन्वेंशन हुआ था। फिर आपका कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन का हुआ था और उसके बाद UNFCCC का हुआ था, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का हुआ था। 184 मेंबर कंट्री आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, इसमें इंडिया भी है। ठीक है जी, और वाशिंगटन DC के अंदर इसका सेक्रेटरीट बेस देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोप्लास्टिक की बात की जा रही है। माइक्रोबायोम क्या है, इसके क्या हो सकता है क्या नहीं होता है, तो इंटेस्टिनल इन्फ्लामेशन की जो है इसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यह क्या है, एक्सपोजर टू प्लास्टिक हैज़ लेड टू द इंटेस्टिनल इन्फ्लामेशन एंड गट डाइसबायोसिस जो है इसकी वजह से होता है। अब यह क्या है, गट माइक्रोबायोम एंड माइक्रोबायोटा, उसके बारे में बात करते हैं कि टोटलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फ्यूंजीज एंड देयर कलेक्टिव जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, GIT के अंदर। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, स्मॉल प्लास्टिक होता है जो लेस देन 5 mm होता है। ठीक है जी, इस लेंथ के अंदर ये बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने को प्रेजेंट देखने को
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इथेनॉल पेट्रोल ऑलरेडी अवेलेबल एट 1350 फ्यूल आउटलेट्स। ठीक है जी। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आपको पता ही होगा कि हम पेट्रोल के अंदर 20% जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जो कि शुगर केन से बनता है। ठीक है जी। इथेनॉल क्या है? केमिकल कंपाउंड देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक, इसका फॉर्मूला आपको C2H6O देखने को मिलेगा। वोलेटाइल, फ्लेमेबल एंड कलरलेस लिक्विड देखने को मिलेगा। मेनली यह प्रोड्यूस किया जाता है शुगर केन मोलासिस से। ठीक है जी। एंड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम क्रॉप्स दैट हैव हाई स्टार्च कंटेंट लाइक शुगर केन, मेज एंड व्हीट एटसेट्रा। बायोफ्यूल्स की बात करते हैं तो एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ बायोफ्यूल। ठीक है जी। बायोफ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन नेचर। सॉलिड के अंदर वुड, ड्राइड प्लांट मटेरियल एंड मैन्योर आता है। लिक्विड के अंदर बायोथेनॉल, बायोडीजल एंड गैस की बायोगैस आती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका फॉस्फाइन से रिलेटेड है। ठीक है। एविडेंस ऑफ पोटेंशियल लाइफ ऑन वीनस फाउंड एज एट फॉस्फाइन। फॉस्फाइन क्या है? एज डेवलप्ड नेचुरली बाय बैक्टीरिया दैट लिव इन वेरी लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर रहते थे। To produce phosphine, earth bacteria take up phosphate from minerals or biological material and add hydrogen। ठीक है जी। It is called as hydrogen phosphide। ठीक है। फॉस्फाइन का यूज़ कहाँ किया जाता है? एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक प्रोडक्शन के अंदर एटसेट्रा एटसेट्रा। वीनस की बात करें तो वीनस इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। वीनस आपको शुक्र ग्रह का नाम दिया जाता है। सेकंड प्लैनेट देखने को मिलेगा आपको सन से, और 6 इन द सोलर सिस्टम इन साइज एंड मास। सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा आपको यूनिवर्स के अंदर आफ्टर द मून। एंड वीनस एंड यूरेनस जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अपना मूव करते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड एक साल वहाँ पर एक दिन वहाँ पर एक साल से ज़्यादा होता है। एंड इसको अर्थ का ट्विंस भी कहा जाता है। और 90 टाइम्स द एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ द अर्थ वहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका चंद्रयान 3 की बात की जाती है। चंद्रयान 3 अगस्त 23 के अंदर 2023 के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून किया था, साउथ पोल के ऊपर। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देखने को मिलेगी। लॉन्चिंग व्हीकल GSLV Mark 3 देखने को मिलेगा। मिशन कंपोनेंट आपको प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर एंड रोवर देखने को मिलेंगे। मिशन लाइफ 1 लूनार डे लाइट पीरियड और रफली 14 अर्थ डे के आपका देखने को मिलेगा। लॉन्च सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। इसका नेम चंद्रयान 3 है और साउथ पोलर रीजन के ऊपर इसको लैंड किया गया था। मास इसका देखने को मिलेगा 2900 kg के आसपास। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट आपका इसके बारे में लिखा गया कि लैंडर पेलोड कौन कौन से हैं। तो रंबा, LP, चास्ते, एल्सा आपको देखने को मिलेगा। और प्रोवर पेलोड APXS LIBS देखने को मिलेगा। और प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड शेप देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ये है परसेवरेंस रोवर की बात की जा रही है कि यह लाइफ बियॉन्ड अर्थ की बात की जा रही है। नासा परसेवरेंस रोवर फाइंड डाइवर्स ऑर्गेनिक मैटर ऑन मार्स। मार्स पे जो है नासा को कुछ मिला है। ठीक है जी। तो की फाइंडिंग है कि वाटर में हैव बीन ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द मार्स इन ऑर्गेनिक मैटर। हाई पॉसिबिलिटी फॉर पास्ट हैबिटेबिलिटी एग्जिस्ट इन द रोवर्स लैंडिंग साइट इन जेजेरो क्रेटर। परसेवरेंस रोवर की बात की जाती है। द रोबोटिक एक्सप्लोरर टू लैंड मास ऑन मार्स एज पार्ट ऑफ नासाज ऑनगोइंग मार्स 2020 मिशन। मेन जॉब सीक साइन ऑफ एंशिएंट लाइफ एंड कलेक्ट सैंपल्स ऑफ रॉक एंड रेगोलिथ। जुलाई 30 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था। लैंडिंग ऑन मार्स जेजेरो क्रेटर ऑन February 18 2021। अबाउट मार्स की बात की जाती है तो फोर्थ प्लैनेट देखने को मिलेगा यह मंगल ग्रह। ठीक है जी। हाफ द साइज ऑफ द अर्थ, 42 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन। एंड रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। लाल कलर इसलिए क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसके सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। और मार्स के आप 2 मून देखने को मिलेंगे आपको, फोबोस एंड डीमोस। ठीक है जी। जो मार्स है इज 1/10 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। इसका जो है मार्स का मास देखने को आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो इट इज़ 3 टाइम टॉलर देन द माउंट एवरेस्ट। क्या है टॉलर देन 3 माउंट एवरेस्ट? जो आपके पास ओलंपस मॉन्स देखने को मिलेगा, माउंटेन है वहाँ पे ऊपर मार्स के ऊपर, वो 3 गुना है माउंट एवरेस्ट का। ठीक है जी। और मार्शियन डे आर ऑल्सो कॉल्ड सोलस एज शॉर्ट फॉर सोलर डे। ठीक है जी।
कौन कौन से मिशन मार्स के ऊपर भेजे गए हैं अदर कंट्री के द्वारा? तो 1971 के अंदर सोवियत यूनियन ने भेजा था मार्स 2 मार्स 3, 2020 के अंदर नासा का परसेवरेंस रोवर, 2021 के अंदर यूएई फर्स्ट एवर इंटरप्लैनेटरी मिशन जो है होप मार्स मिशन था, 2021 के अंदर तियानवेन चाइना मार्स मिशन था, फर्स्ट मार्स मिशन चाइना का, 2021 के अंदर ही एक्सो मार्स रोवर था, 2021 के अंदर ही एक्सो मार्स रोवर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था, उससे पहले स्पेस एजेंसी रशिया का संस्थान था, और मंगलयान हमारा भी पहुंच चुका है, आपको पता ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्लस्टर बॉम्ब के बारे में। क्लस्टर बॉम्ब के बाद हम बात करें तो टाइप ऑफ वेपन होता है दैट इज डिजाइंड टू डिस्पर्स स्मॉलर बॉम्ब्स ओवर अ लार्ज एरिया होता है। ठीक है जी, इसके ऊपर क्लस्टर मुनिशन हुआ था इससे पहले 30 मई 2008 को। ठीक है जी, ये डुबलिन में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कि ओपन फॉर सिग्नेचर इन ओस्लो इन 3 दिसंबर इन द सेम ईयर। ठीक है जी, और कन्वेंशन किया गया बिकेम एन बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1 अगस्त 2010। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब जो है काम करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक आपका पैंगोंग सो लेक आप देखने को मिलेगी, यह लद्दाख में देखने को मिलेगी। इंडिया चाइना का इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, क्या चल रहा है कैसे देखते हैं। पैंगोंग सो लेक आपका जो है वो लिटरली ट्रांसलेट इज कॉन्क्लेव लेक इसको कहा जाता है। पैंगोंग का मतलब होता है लद्दाखी, सो का मतलब होता है लेक इन तिब्बतन लैंग्वेज। ठीक है जी, ये टैथिस जो जियो सिंक्लाइन की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है जी, ये लेक का वाटर जो है क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेगा और ब्रैकिश वाटर देखने को मिलेगा, ये पीने लायक पानी नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो ये क्या डिस्प्यूट है, देखो यहाँ पे 8 फिंगर्स आपका इशू रहता है LAC के आसपास। तो इसमें जो है 4 5 6 7 8 जो है ये यहाँ तक कि चाइना अपनी क्लेम करता है, हम बोलते हैं यहाँ तक का हमारा बाउंड्री है। तो ये जो बीच वाला एरिया डिस्प्यूटेड ही रहता है इंडिया और चाइना के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक आपके देखने को मिलेगा कास प्लेट्यू। कास प्लेट्यू आपको महाराष्ट्र में आसपास देखने को मिलेगा, सतारा डिस्ट्रिक्ट के आसपास। ठीक है जी, तो ये वेस्टर्न घाट में देखने मैंने आपको बताया कि 140 किलोमीटर पुणे से देखने को मिलेगा। इसको वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट 2012 के अंदर इसको घोषित किया गया था। ठीक है जी, इट इज़ कॉल्ड द कास पत्थर इन मराठी। ठीक है जी, एक्सपीरियंसेस द नेचुरल साइकिल ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। 1500 प्लांट स्पीशीज एंड 450 एंडेंजर्ड वाइल्ड फ्लावर स्पीशीज ऑफ विच 33 यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा लाइटनिंग के ऊपर कि लाइटनिंग की नेचुरल डिजास्टर नहीं है, सेंटर ने ऐसा कहा है। लाइटनिंग क्या होती है, बिजली कड़कना। ठीक है जी, एक जाइंट स्पार्क होता है इलेक्ट्रिसिटी का एटमॉस्फेयर बिटवीन क्लाउड्स द एयर एंड द ग्राउंड। ठीक है जी, लाइटनिंग इन इंडिया की बात करें तो लाइटनिंग दी साइलेंट इंडिया कैंपेन। ठीक है, 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक बिटवीन अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के अंदर देखने को मिली थी, अप्रोक्सीमेट ये। क्लेम द लाइव मोर देन 2500 इंडियंस की लाइफ और उड़ीसा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टॉप में देखने को मिलेंगे जहाँ पे लाइटनिंग की वजह से कुछ इश्यूज रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल में जो फ्लड आए थे वो मैन मेड डिजास्टर ही इसको कहा जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, फ्लैश फ्लड एरियाज रिजल्ट क्या हुआ था ये सबको पता है, क्या चीज़ नहीं है। ठीक है जी, टाइप ऑफ फ्लडिंग तीन टाइप की फ्लडिंग होती है। फ्लैश फ्लडिंग होता है, रिवर फ्लडिंग होता है और बर्न एरिया फ्लडिंग होता है। फ्लैश फ्लडिंग आपको पता ही है। ठीक है, डेंजरस होती है, सडन राइज इन वाटर लॉन्ग अ क्रीक एंड वॉश एंड नॉर्मली ड्राई एरिया के अंदर, और हाई स्पीड डेब्रिस होता है एंड इंक्रीज डेंजर। रिवर फ्लडिंग तो आपको पता ही है, जब नदियों में बाढ़ आती है उसको कहते हैं। और बर्न एरिया क्या होता है, लैक ऑफ ट्री बर्न्स एंड सरफेस इंक्रीज फ्रॉम द फ्लड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। जब पेड़ में आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, उस वजह से जो फ्लड आता है उस वजह से। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात की जाती है। ये जेंडर पैरिटी इनकी डायमेंशन के अंदर एक्सेस करते हैं। UN डेवलपमेंट वुमेन एंड UNDP के द्वारा इसको मतलब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है जी, इसके इंडिकेटर को देखने को मिलेंगे, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यही टॉपिक था इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। तो होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।